Assalamu alaikum all of you. I hope you all are doing well. Today I will teach you how to solve the composition of 2001 and this first we will solve the precise and then we will solve the composition in the next video. So this precise was taken from the CSS exam 2001. So let's move towards our today's precise or precise. So before starting the precise or before teaching you how to solve, I first teach you the steps, right? I first inform you that we have to follow certain steps. जब भी हम प्रेसी करते हैं CSS के एग्ज़ाम में तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ हमें 3-4 चीज़ें करनी होती हैं. पहले तो जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आप जो है वो इसको 1/3 में प्रिसाइज करें, 1/3 ऑफ द पैसेज. और दूसरी चीज़ जो उन्होंने मांगी होती है वो होती है सूटेबल टाइटल. आपको सूटेबल टाइटल सजेस्ट करना होता है प्रेसी को पढ़ के. सो what you'll do, you will first make the rough draft. रफ ड्राफ्ट में क्या करते हैं आप, जो मेन जो जिस्ट होती है या जो पॉइंट्स होते हैं इम्पोर्टेंट वो आप नोट डाउन कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, स्मॉल सेंटेंसेस. और दूसरा जो ड्राफ्ट बनता है वो बनता है सूटेबल टाइटल्स का, जिसमें आप 4, 5, 6, 7 जितने भी आप जो है वो सूटेबल टाइटल्स वो आप लिख लें एक पेपर पे. पहला स्टेप क्या होता है कि आपको रफ ड्राफ्ट बनाना होता है जिसमें आपको स्मॉल सेंटेंसेस करके लिखना होगा या आप उसको पॉइंट्स में लिखें, पर वो क्या होगा, जिस्ट होगी इस पैसेज की. सेकंड स्टेप क्या होगा कि आपने सूटेबल टाइटल्स लिखने होंगे. और थर्ड स्टेप ये होता है कि आपको फाइनल ड्राफ्ट लिखना होगा, फाइनल प्रेसी, दी short or the concised one, right? The reduced one, which you had reduced up to 1/3 of the passage. And you'll count the words of the original passage and the précis you had written, and then you will suggest the suitable title. ओके, आई अगेन रिपीट. आपको पहले रफ ड्राफ्ट बनाना है, उसमें पॉइंट्स लिखनी होंगी, फिर आपने सूटेबल टाइटल्स लिखने होंगे. वो आप 5, 6, 7 जितने भी आप लिखें, आपके दिमाग में जितने आ रहे हैं प्रेसी को पढ़ के. एंड देन आपको फ़ाइनल ड्राफ्ट लिखना होगा. फ़ाइनल ड्राफ्ट में आपको क्या करना होगा कि आपको जो रिड्यूस्ड फॉर्म होगी प्रिसाइज की, जो 1/3 होगी, 1/3 ऑफ द पैसेज होगी, वो आपने लिखनी होगी. और आपको ओरिजिनल पैसेज के वर्ड काउंट करके लिखने होंगे. एंड जो आपने रिड्यूस की है प्रेसी, उसके वर्ड्स भी आपको काउंट करके लिखने होंगे. एंड सूटेबल टाइटल आपको फाइनल जो आपका टाइटल होगा आप वो लिखेंगे फाइनल ड्राफ्ट में, राइट. सो हम लोग इस प्रेसी को पढ़ते हैं जो 2001 में पूछी गई थी CSS के एग्ज़ाम में. सो इट इज़ अबाउट, it was not from want of perceiving the beauty of external nature, but from the different way of perceiving it, that the early Greeks did not turn their genius to poetry, either in color or in a poetry. The outlines, the hues and contrasts of all fair valley and whole cliffs and golden moons and rosy lawns, which their beautiful country affords in lavish abundance. अब ये जो फर्स्ट 3 लाइन्स हो गई या फर्स्ट लाइन्स होती हैं स्टार्टिंग की पैसेज के, और लास्ट 3 लाइन्स जो होती हैं पैसेज की, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं. क्योंकि मोस्टली जो राइटर होते हैं उन्होंने जो मेन आइडिया या आप कह लें कि जो टॉपिक का बेसिकली जो जिस्ट होता है वो इन फर्स्ट 3 लाइन्स एंड लास्ट 3 लाइन्स में होता है. तो आप इसको बिल्कुल सही से आपको इनको पढ़ना चाहिए. तो बेसिकली इसमें जो चीज़ बताई गई है वो अर्ली ग्रीक्स के बारे में बताई गई है
कि वो जो उनके पास एक्सटर्नल नेचर जो थी उनको परसीव करने का जो तरीका था वो डिफरेंट था। अर्ली ग्रीक्स की बात हो रही है। उनके पास मून्स भी थे, ब्यूटीफुल कंट्री थी, गोल्डन मून्स थे, क्लिफ्स थे, वैलीज थे, रोजी लॉन्स थे। बट था क्या कि वो उन चीज़ों को क्या समझते थे, डिफरेंटली परसीव करते थे। एंड उनको जो है वो यूनिक समझते थे, या आप ये कह लें कि दे हैव द डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव एंड दे डिडंट you know think that it is creative and it is the kind of a beautiful landscape, and the lawns are beautiful and the surroundings, they actually see the things differently. And it is clear from this first three lines. Okay, so if we'll move towards the other three lines. So the primitive people never, so far as I know, enjoy when is called the picturesque in nature, wild forest, beetling cliffs, reaches of alpine snow are with them great hindrances. Hindrances आप कहते हैं जो बाधाएं होती हैं या obstacles होते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, hindrances कहते हैं, to human intercourse and difficulties in the way of agriculture. इसका मतलब ये है कि जो अर्ली ग्रीक्स के जो लोग थे या जो प्रिमिटिव पीपल थे, जो ग्रीक जो पहले अर्ली ग्रीक्स जिसे हम इस पैसेज में कह रहे हैं, कि वो जो थे वो नेचुरल ब्यूटी या फॉरेस्ट हो गए या अल्पाइन स्नो हो गई, या ये नेचुरल ब्यूटी जो थी उस चीज़ को क्या समझते थे, हिंड्रेंस समझते थे, रुकावट समझते थे। ये वो समझते थे कि ये चीज़ें जो है वो इंसान की जो कम्युनिकेशन है या इंटरेक्शन है या इंटरकोर्स है उसमें ये डिफ़िकल्टी पैदा करती हैं, या उसके लिए ये जो है वो हिंड्रेंसेस क्रिएट कर रही हैं, या एग्रीकल्चर में भी ये क्या होती हैं, ये डिफ़िकल्टीज़ पैदा करती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ ह्यूज माउंटेन्स थे या स्नो कवर्ड एरियाज़ थे या वाइल्ड फॉरेस्ट थे, उनको परसीव करने का उनका तरीका थोड़ा अलग था। एंड दे आर फर्दर मोर द होम्स ऑफ द एनिमीज ऑफ मैनकाइंड, ऑफ ईगल, द वोल्फ और द टाइगर, एंड आर मोस्ट डेंजरस इन टाइम्स ऑफ अर्थक्वेक्स और टेम्पेस्ट हम कहते हैं जो हॉरिकॉन्स वगैरह या साइक्लोन्स वगैरह होते हैं उनको हम कहते हैं। हेंस द ग्रैंड एंड स्ट्राइकिंग feature of nature are at first looked upon with the fear and dislike. वही बात हो गई कि ये जो जैसे जंगलात हैं या ह्यूज फॉरेस्ट हो गए या नेचुरल ब्यूटी जिसे हम कहते हैं, उनको क्या समझते थे ये लोग कि ये इंसान ज़ात के जो दुश्मन हैं, जैसे ईगल है या वॉल्फ हो गया या टाइगर हो गया, उनके रहने की जगह है, या ये जो है वो डेंजरस हैं, या उनको एक फ़ियर या डिसलाइक की नज़र से देखते थे या उनको डिसलाइक करते थे। उनको इन सारी चीज़ों में कोई अच्छाई नज़र नहीं आती थी, क्योंकि उनका उस टाइम परसीव करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। ओके, आई डिड नॉट suppose that Greeks different in respect from other people, except that the frequent occurrence of mountains and forest made agriculture peculiar, difficult and intercourse scanty. It means ये जो ऑथर हैं ये बोल रहे हैं कि ग्रीक्स का जो परसीव करने का तरीका था वो डिफरेंट इसलिए था क्योंकि वो समझते थे कि ये जो माउंटेन्स हैं, ये जो फॉरेस्ट हैं, वो क्या हैं, एक पिक्यूलियर या डिफ़िकल्टी या एक अजीब चीज़ हैं जो डिफ़िकल्टी पैदा कर रही हैं एग्रीकल्चर में, या इंसान के जो इंटरेक्शन होती है एक दूसरे के साथ उसमें ये एक रुकावट है। thus increasing their dislike for the apparently reckless waste in nature. तो ये क्या उनकी जो डिसलाइक थी या उनकी जो हैट्रेड थी या वो नापसंदीदगी थी वो बढ़ रही थी, और ये नेचर की जो ब्यूटी है उनको वो क्या समझते थे, उनको एक फ़जूल चीज़ समझते थे या उनको समझते थे कि ये वेस्ट है। Okay, we have even in
humor, a similar feeling as regards the sea that proved the source of all their wealth and the conditions of most of their greatness. Before they had learned all this, they call it the vintageable sea. अब इसका मतलब ये है कि जितनी भी जैसे आपको सी वाटर जो होता है उसमें बहुत सारे नेचुरल जो है वो रिसोर्सेज होते हैं, वेल्थ होती है, जैसे मोती हो गए, जैसे आपकी सी फूड हो गया, या बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको सी से मिलती हैं। पर सी को भी वो क्या समझते थे, यूजलेस समझते थे, एंड looked upon its shores as merely so much wasteland। और उनके जो किनारे थे या शोर्स जिसे आप बोलते हैं, उस एरिया को, उस लैंड को वो वेस्ट लैंड समझते थे, right? We can therefore easily understand how in the first beginning of the Greek art the representation of the wild landscape would find no place, whereas fruitful fields did not suggest themselves as a more than the ordinary background. Art in those days was struggling with the material nature to which it felt a certain antagonism. एंटागोनिज़म हम राइवलरी को कहते हैं या दुश्मनी को कहते हैं। तो बेसिकली इसमें भी वही बात की गई है कि उस टाइम जो है वो इन सारी चीज़ों को क्या समझते थे कि ये फ्यूटाइल हैं, या ये वो ज़्यादा अहमियत जो है वो मटेरियल नेचर को देते थे, या इन सारी चीज़ों को जो नेचर ने हमें दी हैं, फ्रूट्स हो गए या ये सारी चीज़ें हो गई जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अता की हैं, नेचर जो हमारे लिए बनाई है। नेचर में जितनी चीज़ें हैं या हमारे इन्वायरमेंट में आपको पानी, हवा और माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको वो एक किस्म की एंटागोनिज़म की या दुश्मनी या कुछ ऐसे ही, मतलब हेट्रेड किस्म का समझते थे या हेट करते थे इन चीज़ों को। उनकी अहमियत का उनको अंदाज़ा नहीं था उस टाइम, तो उनकी परसेप्शन जो थी वो डिफरेंट थी। Okay. There was nothing in the social circumstances of the Greeks to produce any revolution in this attitude. During their greatest days, the Greek republics were small towns where the pressure of the city life was not felt. अब शुरू में क्या था, उनकी जो social circumstances ऐसे नहीं थे कि वो कोई ऐसा revolution लाएं, या उन दिनों में उनको इतना वो अपना मतलब चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया था उन्होंने। तो अर्ली डेज में क्या था, उनकी परसेप्शन थोड़ी डिफरेंट थी। द ग्रीक रिपब्लिक्स वर स्मॉल टाउन्स होते थे, एंड जो प्रेशर होता है सिटी का वो भी नहीं होता था, महसूस नहीं किया जाता था। बट एज सून एज द डेज ऑफ द ग्रीक्स रिपब्लिक्स वर ओवर, द men began to congregate for imperial purposes into Antioch or Alexandria, or lastly into Rome. Then we seek the effect of noise and dust and smoke and turmoil breaking out into the natural longing for the rural rest and the retirement, so that from Alexander's days, अब होता ये था कि उसके बाद जब थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई और लोगों ने समझना शुरू किया, तो लोग मिलने लगे, कॉन्ग्रीगेशन होने लगी, और इम्पीरियल पर्पस के लिए, मतलब रीगल हम कहते हैं ना, इम्पीरियल मतलब रीगल, जो शाही ग्रैंड हो, बड़े पर्पस के लिए वो मिलते थे। जैसे एंटोच लिखा हुआ है, अलेक्जेंड्रिया एंड रूम वगैरह में की मीटिंग्स होती थी। और जब वो मिलने लगे तो नॉइस भी बढ़ने लगा, डस्ट, स्मोक और टर्मोइल भी, अफरा तफरी भी बढ़ने लगी, और लॉन्गिंग जो थी रूरल एरियाज़ के लिए वो भी बढ़ने लगी। मीन्स जो डिज़ायर होता है आपको, क्योंकि अब सिटी में जो है वो नॉइस भी थी, डस्ट भी बढ़ने लगा, टर्मोइल भी होने लगी, तो आप अब लॉन्गिंग लोगों की बढ़ने लगी, डिज़ायर बढ़ने लगा किसकी तरफ, रूरल रेस्ट की तरफ, रूरल एरियाज़ की तरफ।
Alexander के days में we find all kinds of authors, poets, lyricists, novelists, preachers agreeing in the precise of the nature, its rich colors and its varied sounds. अब ये सारे जो poets थे, जो लिखते थे या novelist थे या preachers थे, वो सारे इस चीज़ को एग्री करते हैं कि यस, जो नेचर है वो रिच है कलर्स के साथ, उसके साउंड्स हैं, जैसे नेचर के साउंड्स ये होते हैं कि जब आप बाहर बैठते हैं जाके तो बर्ड्स के साउंड आप सुनेंगे, डिफरेंट एनिमल्स के साउंड होते हैं, हवा चलती है, ठंडी ब्रीज होती है, तो आपको डिफरेंट साउंड्स आपको नेचर के सुनने को मिलेंगे। स्पेशली अगर अर्बन एरियाज़ में डस्ट की वजह से, स्मोक की वजह से, ट्रैफिक की वजह से ये चीज़ें जो है वो कम हैं, पर अगर आप जो है वो रूरल एरियाज़ में जाएंगे तो आपको क्लीन और ग्रीनरी और ये चीज़ें, साउंड ऑफ नेचर ज़्यादा मिलेगा। तो अब ये तो हमने पढ़ लिया, अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, आप जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि मैंने इसको प्रिसाइज कैसे किया है। जैसे मैंने सपोज करें पे मैंने ये एक लाइन्स पढ़ी हैं, जैसे इट वॉज नॉट फ्रॉम द वॉन्ट ऑफ परसीविंग द ब्यूटी ऑफ एक्सटर्नल नेचर बट फ्रॉम द डिफरेंट वे ऑफ परसीविंग इट दैट द अर्ली ग्रीक्स डिड नॉट टर्न देयर genius to poetry, either in color or in a poetry, the outlines, the hues, and the contrast of all the fair valley and the whole cliffs and the golden moon and rosy lawns which their beautiful country affords in a lavish abundance. अब मैंने इस पूरे को शॉर्टन किया है। कैसे किया है? इट वॉज द आर्ट एंड वे ऑफ ग्रीक्स टू परसीव द नेचुरल ब्यूटी differently as they did not turn their genius to poetry, colors and beautiful landscapes. ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आपने अगर इसको पेपर में करना है तो आपने एक रफ ड्राफ्ट बनाना है। अब जैसे मैंने ये डिफरेंट कलर में लिखा है, तो आप उसको जब शेयरिंग करेंगे तो आप उस रफ ड्राफ्ट में से लिख सकते हैं, जैसे मैंने शेयरिंग किया है इस पैराग्राफ को। अब मैंने दूसरे वाले को भी किया है। कैसे किया है? मैंने मेन वर्ड्स उठाए, उनको सेंटेंस बना के मैंने इसको शेयरिंग किया है। Primitive people do not enjoy the attractive scenes of nature and look at huge mountains with fear and dislike. According to them, huge mountains are hindrances to the human communication, agriculture, and these huge alpines are home for the dangerous animal. जैसे इन सारी चीज़ों को, इसमें 3 चीज़ें मेन हैं। एक तो वो ह्यूज माउंटेन्स को फियर और डिसलाइक करते थे, दूसरा ये हिंड्रेंस है ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, और तीसरा ये कि ये होम है ह्यूमन के जो एनिमीज़ हैं, जैसे एनिमल्स, डेंजरस एनिमल्स का। तो ये 3 चीज़ें मैंने उठाई, उनको मैंने शेयरिंग किया और मैंने उनको लिखा। अब आप ये जो है ऐसे बिल्कुल ऐसे ही शेयरिंग करके आप रफ ड्राफ्ट में पेपर में लिखेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि आप कैसे चीज़ों को शेयरिंग करते हैं। अब जैसे मैंने इसको पूरे को रिड्यूस किया है। द ग्रीक्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एक्सेप्ट देयर इंक्रीजिंग डिसलाइक फॉर रेकलेस डिसलाइक फॉर नेचर। होमर की बात मैंने की है कि वो सी को जो है वो इन्वेंटेजेबल समझते थे सी, और ये यूज़लेस है, सी की ग्रेटनेस को नहीं समझते थे। और ये सारी चीज़ें मैंने उनको कोट किया है। और मोर ओवर द आर्ट ऑफ नेचर वॉज स्ट्रगलिंग एट दैट टाइम। तो मैंने इसको क्या किया है, शेयरिंग कर लिया। अब हम मूव करते हैं इस पे। सपोज़ करें ये एक ड्राफ्ट है, राइट, ये सूटेबल टाइटल्स हैं, ये फाइनल ड्राफ्ट है हमारा। अब ये मैंने इसको फाइनल लिखा है, पर ये मेरे से मैंने गलती में लिख लिया है फाइनल ड्राफ्ट। दिस इज़ अ रफ ड्राफ्ट। अब मैंने जितनी भी पॉइंट्स मैंने ये डिफरेंट कलर्स में लिखी थी, मैंने उनको मिला के लिख लिया है इसमें। अब देखें, मैंने इसमें कुछ कनेक्टर्स लगाए हैं, जैसे अगर आप आएंगे इस वाली लाइन पे कि मोर ओवर द आर्ट ऑफ द नेचर वॉज स्ट्रगलिंग एट दैट टाइम।
अब मैंने जैसे मोर ओवर लगा लिया, आप इसमें फर्दर मोर लगा सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू द ऑथर इट वाज द आर्ट एंड वे ऑफ द ग्रीक्स टू परसीव द नेचुरल ब्यूटी, आप फर्दर मोर लगा सकते हैं, दस लगा सकते हैं। सिमिलरली ये कनेक्टर्स होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इट, जैसे मैंने नीचे लिखा है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट देयर लॉन्गिंग फॉर द नेचर एंड रूरल रेस्ट इंक्रीजेस एज अ मोस्ट ऑफ द पोएट्स, उन्होंने भी ये बात कही है कि रिच एंड वेरिड कलर से नेचर के। तो ये रफ़ ड्राफ्ट हमने बनाना है, पहले रफ़ ड्राफ्ट एग्ज़ाम में बनाना है हमें। अब देखें, मैंने सूटेबल टाइटल्स लिखे हैं, कितने मैंने तो 6 लिखे हैं, आप कितने भी लिख सकते हैं। अब डिफरेंट चीज़ें थी जो मैंने इसमें देखी। पहले तो जो अर्ली ग्रीव्स की परसेप्शन हम ऐसे लिख सकते हैं ऑफ एक्सटर्नल ब्यूटी, फोकस ऑन लैंडस्केप्स एंड कलर्स, राइट। ये एक सपोज करें फर्स्ट सूटेबल टाइटल आ गया। मैंने दूसरा लिखा द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रीक एटीट्यूड फ्रॉम डिसलाइकिंग वाइल्ड नेचर टू एप्रिशिएटिंग इट, जैसे वो पहले उनको फियर करते थे, हेट्रेड करते थे या हिंड्रेंस समझते थे, पर आहिस्ता आहिस्ता वो जो पोएट्स भी थे या प्रीचर्स भी थे, उन्होंने अंडरस्टैंड करना शुरू किया कि यस, जो नेचर है उसकी एक अलग अहमियत है। और जो थर्ड टाइटल मैंने लिखा है अर्बनाइजेशन एंड द बर्थ ऑफ नेचर एप्रिसिएशन इन ग्रीक आर्ट एंड लिटरेचर। द फोर्थ टाइटल मैंने लिखा है जो द ग्रीक्स एंड द नेचर, सही है, ग्रीक्स एंड नेचर ओवरकमिंग फियर्स एंड एम्ब्रेसिंग द एब्स्ट्रैक्ट एंड idealized aspects. Fifth one is early Greeks and nature, journey from dislike to admiration, tarif, right? The Greek perspectives on nature from primitiveness to urban influence. ये suitable titles आप लिखेंगे पेपर में। आप अपने बना सकते हैं, आप बहुत, और 10 तक लिख सकते हैं, 8 तक लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जितने भी लिखें। 4-5 तो मैक्सिमम होने चाहिए, 4-5-6 ये इतने आप लिखें तो बेटर होगा। अब फाइनल ड्राफ्ट की हम लोग बात करें तो फाइनल ड्राफ्ट को मैंने और भी श्रिंक कर लिया, हम लोग इसको एक बार पढ़ लेते हैं। अर्ली ग्रीक्स परसीव्ड नेचुरल ब्यूटी डिफरेंटली, नॉट एम्फसाइजिंग द लैंडस्केप्स एंड कलर्स इन देयर आर्ट. Primitive people dislike wild nature, viewing it as an obstacle to human interaction and agriculture. सही है। Greeks, like others, shared this dislike due to their frequent mountains and forests affecting agriculture. वो इसलिए इस चीज़ से नफ़रत करते थे या इसको डिसलाइक करते थे क्योंकि ये माउंटेन्स थे या जो फॉरेस्ट थे वो अफेक्ट करते थे एग्रीकल्चर को। In the beginning of the Greek art, wild landscapes were not featured as artists struggled against nature. Later, as Greek republics ended and people experienced urban life, and they developed the longing for the rural retreats and an appreciation for nature's beauty reflected in the works of the various authors, admiring its colors and sounds. ये जो है वो बिल्कुल शॉर्ट है, 1/3 ऑफ द पैसेज है, क्योंकि ये पैसेज जो था 309 वर्ड्स का था। मैंने उसको रिड्यूस किया, श्रिंक किया, तो वो 99 वर्ड्स का हो गया, जो 1/3 ऑफ द पैसेज है। अब टाइटल, सूटेबल टाइटल जो मैंने लिखा है, जो फाइनल टाइटल मैंने इसमें लिखा है, जो मैं समझती हूँ कि हाँ ये जो है वो बेटर है सबसे, या सबसे ये अच्छा टाइटल है, तो मैंने ये सिलेक्ट किया है, द इवोल्यूशन ऑफ द ग्रीक आर्ट फ्रॉम स्ट्रगलिंग अगेंस्ट नेचर टू सेलिब्रेटिंग इट्स ब्यूटी। देखें वो पहले कैसे स्ट्रगल कर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, सी भी उनके लिए एक जो है वो यूजलेस था, रेकलेस था, अजीब था, वेस्ट लैंड था, और फिर जो है वो माउंटेन्स और फॉरेस्ट भी उनके लिए जो है वो एक डिसलाइक करते थे, उन चीज़ों को एब्स्ट्रक्शन समझते थे, हिंड्रेंसेस समझते थे। तो कैसे जो है वो इवोल्यूशन आई ग्रीक्स के आर्ट में, तो ये टाइटल मैंने लिखा और मुझे ये सूटेबल लगा। तो आप ऐसे जो है वो
अपनी प्रेसी को लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। इट्स वेरी इजी मेरे लिए ये श्रिंक करना, इसको शॉर्ट करना आसान था, क्योंकि when I was doing my मास्टर्स एंड बैचलर्स, तो उसमें हम जो रिसर्च करते हैं तो उसमें हमें जो प्रोफेसर्स होते हैं, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, पीएचडी होल्डर्स, वो हमें बोलते हैं कि आप जो है वो 40-50 आर्टिकल्स उठाएं और उनको आप जो है वो एक पेपर पे 1 पेजर उनको करें। मतलब अगर कोई आर्टिकल है वो 29 पेजेस का हो या 10 पेजेस का हो, तो हमें उनकी जस्ट निकालनी होती थी, जिसमें हमें उसको एक 1 पेज पे उनको शेयरिंग करके लिखना होता था। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए भी ये चीज़ आसान हो जाएगी। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। आई थिंक आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वाकई मेरा लेक्चर अच्छा लगा, आपको अंडरस्टैंडिंग में और आपकी नॉलेज में अगर आप इजाफ़ा हुआ, तो प्लीज़ डोंट forget to like, subscribe my channel and share with your friends, because आपको तो ये चीज़ें मतलब जैसे हम लोग लेके आते हैं तो लगता है कि बहुत ही आसानी से हम लेके आए हैं, बट नो, it took a lot of time and efforts to write it। बैकग्राउंड में हम लोग काम कर रहे होते हैं इस चीज़ पे, देन आपके लिए ये कंटेंट लाते हैं। तो अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे, तो it will motivate us to make more videos। हम ये 2001 का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।